नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। संसद और संसद के बाहर कांग्रेस घिर चुकी है क्योंकि इंडी गठबंधन में शामिल दल राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोई सीधे सवाल खड़े कर रहा है तो कोई ममता बनर्जी को बेहतर विपक्ष का नेता बता रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जिस तरह से संसद में राहुल गांधी अडानी के मुद्दे पर अड़े हैं, उससे कांग्रेस का नुकसान ज्यादा हुआ है। सपा और कांग्रेस के बीच दूरियां नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में सपा ने अघाड़ी से अलग होने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे पहले संभल और लोकसभा में सीट अरेंजमेंट पर भी मनमुटाव साफ देखने को मिला। इधर कांग्रेस की तरह शरद पवार की एनसीपी भी खत्म होती दिख रही है। महाराष्ट्र में अघाड़ी की शर्मनाक हार के साथ ही शरद पवार की राजनीति पर फुल स्टॉप लगता दिख रहा है। तो क्यों इंडी गठबंधन के दलों के निशाने पर हैं राहुल गांधी? क्या महाराष्ट्र की सियासत में शरद पवार का सूरज डूब चुका है? इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अचानक कहें या पूरी यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस या राहुल गांधी की एक्टिविटीज रही है, इसलिए वो इंडी गठबंधन के निशाने पर? देखिए, राजनीति का एक बहुत ही क्रूर सत्य है। इफ यू आर अ विनर, you take everything along with you, and if you are a loser, you become a laughing stock। हंस रहे हैं लोग। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेटली ये समाजवादी पार्टी के लोग, इवन कांग्रेस के लोग, ममता बनर्जी के लोग, ये जिस तरह की बातें राहुल गांधी को कह रहे हैं, यू कांट इमेजिन। बवाल मच जाए। पत्रकारों को कह रहे हैं, कैंटीन में बैठ करके एक दूसरे का, सारे लोग, ही हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। लेकिन इस पूरे मामले में कांग्रेस की खामोशी क्या बता रही है? देखिए, खामोशी क्या है? कांग्रेस इज इक्वल टू राहुल गांधी, दैट्स ऑल। भाई, इतने दिन प्रियंका वाड्रा आ गई, मुंह से आवाज निकला क्या? वो पीछे पीछे चल रही है। राजनीति का एक सबक समझ लीजिए कि गठबंधन जब भी होता है तो गठबंधन का जो लीडर होगा उसके पास ये कैपेबिलिटी, ये कैपेसिटी होना चाहिए कि वो अपने नाम से अपनी सहयोगी पार्टी को भी जितवा सके। ये तो खुद हार रहा है। डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में चुनाव हारने वाले के पीछे कोई नहीं जाता। आपने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया लोकसभा में, सारे लोग पीछे हट गए। लोगों को लगा भाई सब साल राहुल गांधी, सारे पॉजिटिव थे, जो राहुल गांधी कर रहे हैं सब पीछे खड़े होते थे। गोबर खा लिए आप हरियाणा में और महाराष्ट्र हार गए। अब ये दोनों आप जैसे हारे तो सुबुगाट थी, तो इट इज नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना। आप अपने आप को कैसे इस परिस्थिति में संभालते हो, वो इंपॉर्टेंट था। राहुल गांधी ने इन हार के बाद जो ऑटोमेटिकली इनके लीडरशिप के ऊपर सवाल खड़े होते, आपने सवाल खड़ा करने के लिए और भी मौका दे दिया। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा एक बैक स्टेप लेना था, बाकी लोगों से कोऑर्डिनेशन करना था, क्या मुद्दा उठाना नहीं उठाना है। जब किसी बैट्समैन का फॉर्म खराब हो जाता है, देखिए कमेंटेटर्स क्या बोलते हैं कि स्ट्रेट बैट खेलो, सीधा सीधी खेलो, तो आपको मिलजुल करके क्या मुद्दे उठाने हैं। भाई, सब समाजवादी पार्टी कह रही थी संबल उठाना है तो संबल पे जाते हैं। ममता बनर्जी कहती कि भाई सेंटर से पैसा नहीं आ रहा है, आप उस पे जाते हैं। केजरीवाल कह रहा था दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर मामला उठाना है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठाना है, तो आप उसके साथ जाते। लेकिन आपने अलग राग अडानी कर दिया। तो आपके साथ क्या हुआ? आपके साथ ये हुआ कि एक तो लोग हंस रहे थे, आप एक विनर नहीं हैं और आप एक डूबती हुई नाव हैं, तो डूबती हुई नाव पे तो कोई सवारी करेगा नहीं। और इसीलिए ये जो क्राइसिस कांग्रेस पार्टी के सामने है, वो क्राइसिस इसी को लेकर के है कि चाहे वो अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे भी हो,
इवन लालू यादव जो कांग्रेस पार्टी के सबसे डाई हार्ड समर्थक थे अब तक, उन्होंने भी कह दिया ममता को दो। तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कांग्रेस या कहेंगे राहुल गांधी की स्थिति बहुत ज्यादा नाजुक, खुद यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस जो है, अभी भी कांग्रेस के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं कि इंडी गठबंधन में कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, नेतृत्व राहुल गांधी के हाथों में ही रहेगा क्योंकि वो नेता विपक्ष हैं। अगर इंडी गठबंधन में कोई बदलाव नहीं होगा तो अब तक इंडी गठबंधन में क्या बदलाव हुआ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंडी गठबंधन है क्या? ये चुनावों में होता नहीं है, ये संसद के अंदर मुद्दों पर होता नहीं है, तो फिर इंडी गठबंधन का अस्तित्व क्या है? ऐसे आजकल ये लोग टारगेट कर रहे हैं और सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। जितने लोग राहुल गांधी को भी टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस के टारगेट कर रहे हैं, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट से प्रेरित हैं। लालू प्रसाद यादव, उन्होंने क्यों कहा कि ममता बनर्जी का सपोर्ट करना चाहिए? इसलिए नहीं कि राहुल गांधी या कांग्रेस के नेतृत्व से वो परेशान हैं, ये ममता बनर्जी ज्यादा उनके नजदीकी हो गए हैं। ये इसलिए कि आगे आने वाले बिहार चुनाव में इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए, कांग्रेस के ऊपर, कि देखो तुम आजकल बड़े खराब प्रदर्शन कर रहे हो, तो आगे विधानसभा चुनाव के दौरान जो नेगोशिएशन होगा सीटों का, उसमें तुम कमजोर रहो। इसलिए हम दबाव बना रहे हैं कि आगे अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर ममता बनर्जी को आगे तो कर ही रहे हैं, फिर आपका नेतृत्व खत्म हो जाएगा। हम सब मिलजुल कर गर्दन पकड़ लेंगे कांग्रेस का, राहुल गांधी का। ये राहुल गांधी को लेकर उनका अपना स्वार्थ है, लेकिन स्थितियां बदलने वाली है और लालू प्रसाद यादव ऐसे भी अब राजनीति से निकलने वाले हैं जो ज्यादा एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रहते। ममता बनर्जी की समस्या है, जैसा कि बातचीत चलती है कि भाई कोई भी गठबंधन को लीड वही करेगा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, गठबंधन को लीड वही करेगा जो अपने सहयोगी पार्टी के लिए कुछ वोट जुटा सके। भारतीय जनता पार्टी में मोदी के साथ ये लोग इसलिए रहते हैं क्योंकि नीतीश कुमार को ये पता है कि मोदी आएंगे तो 10-15% वोट हमारा बढ़ जाएगा, हमारे अपने आधार के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के वहां जो आधार है उसके अलावा भी जो ऐसे वोटर है, फ्लोटिंग वोटर, वो भी मोदी के कारण हमारे साथ आ जाते हैं। जितनी सहयोगी पार्टी है, जयंत चौधरी जैसे लोग आज मोदी मोदी करते फिरते हैं जो मोदी के खिलाफ हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि इनको भी लगता है। तो अगर राहुल गांधी कहीं जाते हैं और वहां दुर्गति हो जाती है, महाराष्ट्र में दुर्गति करवा दिया शरद पवार, इसलिए नाराज हैं कि देखो भाई आपने क्या किया, यहां आए महाराष्ट्र मराठियों को और नाराज कर दिए। अब बार बार आके बोले वैचारिक जंग, वैचारिक जंग, वैचारिक युद्ध चल रहा है, हम संघ के विचारधारा के खिलाफ है। तो संघ के विचारधारा मतलब हिंदुत्व के विचारधारा के खिलाफ है। अब इस बात का लोगों के दिमाग में बैठ गया तो फिर उसके बाद आप कहां थे और कहां चले आए 16 सीटों पर, और हमें भी डुबो दिया। जो लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत इज्जत बची थी ये और खत्म हो गई। तो ये स्थिति सब नेताओं की है जो इंडी अलायंस में इनके पार्टनर हैं। और राहुल गांधी की रिजिडिटी क्या है कि हम अकेले चलेंगे संसद के बाहर, संसद के अंदर मतलब परिसर के अंदर रहेंगे लेकिन संसद की कार्रवाई नहीं होने देंगे। अब इन लोगों की समस्या है कि सदन के अंदर ही तो हम लोग एकजुट है और बाहर में क्या है, चुनाव होता है तो अखिलेश यादव को कौन सा हरियाणा में कोई सीट मिल गई। इंडी अलायंस का मतलब क्या? हर जगह तो ऐसे अलायंस है ही, लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ कांग्रेस का अलायंस है, वो महागठबंधन वहां चलेगा ही, झारखंड में इनका अलायंस चलेगा ही, महाराष्ट्र में एमबीए चल ही रहा है। लेकिन उसके अलावा क्या शरद पवार को दूसरी जगह एडजस्ट किया जा रहा? ममता बनर्जी के साथ पहले भी गठबंधन नहीं, अभी भी गठबंधन चुनाव में नहीं है। तो गठबंधन कहां है? संसद के अंदर हम दिखाएं कि हमारा स्ट्रेंथ 230 हो चुका है और 230 लोकसभा में है तो हम लोकसभा की कार्रवाई को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम एकजुट रहे। अगर अलग अलग पार्टियां अलग अलग मुद्दे पर चर्चा करवाना चाहे या कोई प्राइवेट बिल लाना चाहे, प्राइवेट मेंबर बिल, तो इन लोगों की कोई औकात नहीं रहेगी। कोई के 30, कोई के 20, कोई का किसी का 40, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सदन के अंदर मोदी को घेरो, बाहर तो घेर नहीं सकते, चुनावों में तो सब पराजित हो जाते हो, तो सदन के अंदर हंगामा खड़ा करो। इस बात के लिए एकजुट होना चाहिए और इसी के लिए नेतृत्व की बात की जा रही है। ये चुनावी नेतृत्व नहीं है। सदन के अंदर नेतृत्व कौन करे? तो ममता बनर्जी नेतृत्व करें और ममता बनर्जी मुद्दे तय करें, जैसे अभी राहुल गांधी तय करते हैं। अब इस बात को लेकर तो राहुल गांधी के खिलाफ बात चल गई, अब इनके मुद्दे पर कोई समर्थन ही नहीं दे रहा। डिंपल यादव जैसे एक नए नए राजनेता, और उनको
चुनाव या राजनीति के बारे में इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, मुलायम सिंह परिवार के बहू हैं तो इसलिए चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन वो भी कह रहे हैं नहीं नहीं, हमें अडानी वडानी से लेना नहीं है, ये राहुल गांधी कैसी राजनीति करता है अब क्या बताया जाए। वो शब्द बोला भी नहीं जा सकता कि इन लोगों के साथ हम नहीं खड़े रह सकते, भाई हमारे मुद्दे ये उठाते नहीं हैं। तो इसलिए सारी पार्टियां राहुल गांधी को आउट कर चुकी है और अभी कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे हैं मोदी के खिलाफ आने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ के लिए, उनमें ये लोग थोड़े बहुत एकजुटता दिखाएंगे। नहीं तो आगे के समय में राहुल गांधी जब बोलेंगे तो विपक्ष की तरफ से ताली नहीं बजेगी बल्कि सिर्फ कांग्रेस ही ताली बजाएंगे। कांग्रेस की स्थिति डे बाय डे यहाँ पर नाजुक होती जा रही है और जो स्थिति कांग्रेस की है लगभग वही स्थिति शरद पवार की महाराष्ट्र में हो रही है। उनका सूरज भी डूबता नजर आ रहा है। भाई महाराष्ट्र में कहाँ है वो, तो आजकल दिल्ली में ही नजर आ रहे हैं, दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उनको कोई पूछ रहा है? महाराष्ट्र में उनकी राजनीति ऑलमोस्ट खत्म हो गई। शिंदे ने उद्धव ठाकरे को खत्म कर दिया और अजीत पवार ने खत्म कर दिया किसको? शरद पवार को। वैसे मीटिंग करवा रहे हैं आजकल अपने घर में इंडी गठबंधन वालों की। तो राजीव ने बड़ा अच्छा बताया कि भाई यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, लेकिन कुछ सवाल जो आपके दिमाग में भी रहना चाहिए। ये इंडी गठबंधन है क्या? इंडी गठबंधन का कोई लीडर अभी तक बना नहीं, कोई चुना गया जी? कोई नहीं है। इट इज अ लीडरलेस गठबंधन। भाई पहली मीटिंग हुई थी तो इंडी गठबंधन का कोई सेक्रेटेरिएट बनाने की बात की गई थी, ऑफिस होगा, बन पाया क्या? नहीं बन पाया। कहा गया था पहली मीटिंग में कि भाई इसका एक झंडा होगा, जो ज्वाइंट रैली करेंगे। झंडा बन पाया क्या? नहीं बन पाया। एक गीत भी होगा, हाँ, और गीत भी होगा, उसका एक सिंबल भी होगा, सब कुछ करवा लिया। कुछ हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये लोग तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हैं, आपस में ही एक दूसरे से लड़ते हैं। पंजाब में केजरीवाल से लड़ रहे हो, दिल्ली में केजरीवाल से लड़ रहे हो, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हो, बंगाल में ममता बनर्जी से लड़ रहे हो, केरल में कम्युनिस्टों से लड़ रहे हो। भाई है क्या? तो वो तो कहानी चैप्टर, वो इंडी गठबंधन है नहीं। मैं शुरू कह रहा हूं कि ये यूपीए है। यूपीए नाम बदलना चाह रही थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि यूपीए का नाम सुनते ही लोग समझते थे कि ये कोई चोर चक्के आ गए, लुटेरे आ गए। वो इंप्रेशन जो है वो बनता था, क्या यूपीए, इसका मतलब ये तो लुटेरे सब है, देशद्रोही है ना। तो उस नाम से पीछा छुड़ाने के लिए इन लोगों ने इंडी गठबंधन रख दिया, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उस यूपीए की चेयरमैन हुआ करती थी सोनिया गांधी, इसका चेयरमैन तो है ही नहीं। जिस दिन चेयरमैन की बात आएगी उस दिन सब तलवार निकाल के एक दूसरे को काटना चालू कर देंगे, क्योंकि यही स्थिति बनी हुई है। अब रही बात शरद पवार की, एक और खबर मैं दे दूं कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं जो जीतता है वो सब कुछ अपने साथ लेके जाता है। खबर ये आ रही है कि शपथ तो हो गया, मंत्रालय अभी दिया नहीं गया है। बीजेपी अब ये कह रही है कि नगर विकास, ये पीडब्ल्यूडी और वित्त मंत्रालय और होम मिनिस्ट्री, ये सब बीजेपी अपने पास रखेगी। उसी को रिजॉल्व करने के लिए दिल्ली में बुलाया गया है सबको। तो ये आप समझिए कि क्या स्थिति है। हालांकि जो हमारी जानकारी है कि वित्त मंत्रालय पे अजीत पवार को जो है वो दे दिया जाएगा। अजीत पवार इज बिहेविंग लाइक अ स्टेट्समैन, उस कैसे गठबंधन को बना करके रखा जाए। लेकिन शिंदे साहब ने जिस तरीके से जो 10 दिन वो रूठना मनाना इन्होंने किया है, इनको भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि थोड़ा सा चिल कीजिए। अब शरद पवार के बारे में आपने पूछा, शरद पवार अपनी पार्टी बचाने के लिए लालायित है कि किसी तरह से किसी तरीके से बच जाए। देखिए ऐसे टूटेगा। खबरें तो ये भी थी कि जो शिंदे ने जो तेवर दिखाए उसके पीछे भी शरद पवार का हाथ था। तो भाई शरद पवार का हाथ है तो शरद पवार से आपने ट्रेनिंग ले ली, तो शरद पवार के बारे में आप देवेंद्र फडणवीस को लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। शरद पवार के साथ 2 चीजें हुई। एक, इस चुनाव से पहले तक महाराष्ट्र के वो भीष्म पितामह माने जाते थे राजनीति के, सबसे बड़े सारे लोग।
देवेंद्र फडणवीस ने उनको वहां से अनसीट कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने बता दिया कि उम्र में हम आपके आधे भी हैं, लेकिन अकल में आपसे सीधे डबल है। उन्होंने चारों खाने चित्त कर दिया। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के अब तक के सबसे बेहतरीन लीडरों में से इनका नाम आ गया और फिलहाल वो पायदान नंबर 1 पे है। दूसरी समस्या शरद पवार के साथ ये हुई कि उनकी पार्टी में ही उनको अनसीट कर दिया अजीत पवार ने। तो ये दिक्कत शरद पवार को अभी झेलना है और इसीलिए मैंने कहा कि भाई वो महाराष्ट्र में कम, अब दिल्ली में ज़्यादा नजर आएंगे और दिल्ली में फिर वही सेटिंग प्लॉटिंग से मिलाना, उससे मिलाना, मीडिएटर का काम। पॉलिटिकल भाषा में कहें कि राजनीतिक दलाली, उस काम में इनको जुटना पड़ेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं इनके पास। महाराष्ट्र में सियासत शरद पवार की जो है वो फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन क्या वो अपनी पार्टी बचा पाएंगे? कहाँ बचा पा रहे हैं? उनकी पार्टी में तो हर रोज परेशानियां पैदा हो रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जिस तरीके से बात कही जा रही है उसका मतलब है कि टारगेट शिफ्टिंग हो चुका है। और जैसा डॉक्टर साहब ने फडणवीस के बारे में कहा, उसी तरीके के जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीति बदली है, जैसे उद्धव ठाकरे और शरद पवार, ये दोनों में से भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा खतरनाक कौन है? शरद पवार। और इस बात के लिए चर्चा चल रही है। इसलिए प्रवीण डेरेकर ने क्या कहा कि ये शरद पवार की पार्टी के कई सांसद और विधायक हमारे संपर्क में हैं, ये ऑपरेशन लोटस जल्दी ही शुरू होने वाला है। ये जल्दी कैसे शुरू होगा? क्योंकि ये शरद पवार को ये लोग समझते हैं कि अभी तक जो तहस नहस राजनीति में टूट फूट महाराष्ट्र में हुई है, सारी परंपराएं तोड़ी गई है, उसमें इनकी भूमिका है। क्योंकि ये जो बार बार चाणक्य पितामह कहा जाता था इनका महाराष्ट्र की राजनीति का, इनकी स्पेशलिटी ही यही रही है, उससे उसको लड़वा दो, उन पार्टी के 4 नेताओं को अपनी पार्टी के संपर्क में रखो, डबल एजेंट का काम करे। जैसे कि संजय राउत जैसे लोगों को पालते रहे शरद पवार, ताकि उद्धव ठाकरे को अगर मौका मिला 2019 में, उद्धव ठाकरे छटपटा रहे थे, शरद पवार ने पहले कह दिया था नहीं नहीं हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन 2014 में जब यह स्थिति आई तो क्यों नहीं उद्धव ठाकरे सीधे तौर पर शरद पवार के साथ समर्थन करने के लिए पहुंच गए। ये उस समय 2014 में नहीं पहुंचे थे, 2019 में संजय राउत ने शरद पवार के साथ तब तक अच्छा संबंध। आज भी देखिए प्रवीण डेरेकर बोलते हैं शरद पवार के बारे में, और उद्धव ठाकरे के ये जो नए एजेंट हैं संजय राउत सामने आ जाते हैं, चीखने चिल्लाने रोने गाने, भारतीय जनता पार्टी के पास तो पैसा है, वो कुछ भी कर सकती है, इनके सांसदों को तोड़ सकती है, उनके विधायकों को तोड़ सकती है। मतलब डर है तुम्हारे पास, और डर पैसे की बात नहीं है। जो पॉलिटिशियन अभी हैं महाराष्ट्र के अंदर या शरद पवार की पार्टी में ही जो पॉलिटिशियन हैं, क्या सब लोग 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख के लिए भूखे हैं? ये शरद पवार खुद ही इतना बड़ा साम्राज्य बना के रखे हैं, तो इनके नेता के पास क्या पैसों की इतनी कमी हो गई है? सत्ता चाहिए, वो पावर चाहिए, सबको ये पावर चाहिए और भविष्य चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। और शरद पवार की पार्टी में वो भविष्य नहीं दिख रहा। सुप्रिया सुले अगर अपने क्षेत्र में बिना शरद पवार के खड़े हो जाएं तो वो जीत नहीं पाएंगी बारामती से। अभी अजीत पवार की इतनी स्थिति स्ट्रांग है वहां भी, इसलिए शरद पवार है तो वो कोई ना कोई तिकड़म कर लेते हैं। लेकिन अब इन्हीं शरद पवार को टारगेट में लाया गया है कि सबसे पहले ये जो चाणक्य बनते फिरते हैं उनकी चाणक्य नीति तोड़ो, और इसलिए इनकी पार्टी अब टूटने वाली है। ये अपने सांसदों को बचाने के लिए यहां पर इधर उधर करते हैं कि देखो तुम लोगों के लिए हम व्यवस्था करके रखे हैं, यहां इंडिया अलायंस के दूसरी पार्टियां भी हमारे साथ है और हम एक मजबूत बने रहेंगे, उधर की तरह न खिसके। लेकिन अब स्थिति कंट्रोल से बाहर है। सुप्रिया सुले और शरद पवार ही अपनी पार्टी में बचेंगे। ये सारे इनके बहुत सारे जो प्रफुल्ल पटेल जैसे इनके नजदीकी लोग चला गया तो ये बचे खुचे लोग भी चले जाएंगे, चाहे अजीत पवार की तरफ जाए या भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाए। मतलब निपट गए शरद पवार। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर इंडी गठबंधन के दलों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब पार्टियां गठबंधन के भीतर अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। साथ ही राहुल गांधी की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इधर शरद पवार की पार्टी में भी बड़ा संकट खड़ा हो चुका है, यानी हर तरफ से विपक्ष बेदम हो चुका है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।